वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एक टारगेट बनाकर चलिए और उस टारगेट को हमेशा क्या करिए, अचीव करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिए थे। आज उसी क्रम में नए चैप्टर यानी जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 को लेकर हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 5 को लेकर आए हैं और उसी क्रम में आज से नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हर चैप्टर से 15 क्वेश्चन उठाएंगे और उसके दो 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि एक कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, ठीक है, क्या उसका अर्थ है भाई? छोटी जगह, छोटा कमरा, प्रकोष्ठ या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई। तो कोशिका एक तो लैटिन शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, जो कोशिका है, कोशिका का लैटिन शब्द जो है लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है आपका एक छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। ये आपका ऑप्शन सही है। अब सुनिएगा ध्यान से। कोशिका यानी अगर हम बात करें कि एक घर को बनाना है, एक मकान बनाना है, तो उस बिल्डिंग को बनाने में अगर यूनिट के बारे में मामले में बात करें तो एक एक ईंट को जोड़कर उस पूरे मकान को बनाया जाता है। यानी उस मकान का जो इकाई होगा या यूनिट होगा वो क्या होगा? एक ईंट होगी। उसी तरह से मतलब प्लांट हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, उसको बनाने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है जिसे सेल कहा जाता है, जिसे कोशिका कहा जाता है। और इसी कोशिका से पूरी बॉडी या कहा जाए एक प्लांट तैयार होता है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर कोशिका का शाब्दिक अर्थ निकाले लैटिन वर्ड में, लैटिन शब्द में, तो इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अब सुनिए ध्यान से। कोशिका की खोज करने वाले और वो भी मृत कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट हुक थे। 1665 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है। दूसरी चीज ये कहाँ खोजे थे? तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का क्या था? एक कार्ड था। ठीक है, वहां से क्या किए थे? ये निकाले थे। वो मतलब वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह से उसकी संरचना दिखाई दे रही थी। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? देखिए, जब कोशिका की बात उठी तो वहां पर दो चीजें देखने को मिली। वो दो चीजें ये थे कि जो जीव थे या कहा जाए तो वो एक कोशिकीय भी थे और बहुकोशिकीय भी थे। ठीक है, तो जो बहुकोशिकीय जीव थे उसमें जो कोशिकाओं का ग्रुप होता था वो एक विशेष कार्य के लिए एक सेम स्ट्रक्चर, सेम नेचर के होते थे और वो एक स्पेसिफिक वर्क करते थे, विशेष काम करते थे, कार्य करते थे। लेकिन अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें तो एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका होती थी और वो सारा काम करती थी, चाहे उत्सर्जन का काम हो, चाहे भोजन ग्रहण करने का काम हो, ठीक है, चाहे श्वसन का काम, वो सारी चीजें एक ही सेल से हो जाती थी। तो ऐसे सेल को एक कोशिकीय जीव कहा गया। और इनमें पूछ रहा है कि इनमें से निम्न में से इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, पहला कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि अमीबा नहीं है, पैरामीशियम नहीं है, क्लेमाइडोमोनास नहीं है, कि फंजाई नहीं है। तो आप देखेंगे कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है। और जबकि अगर हम बात करें किसकी, तो फंजाई एक कोशिकीय जीव नहीं है। फंजाई जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, इसी में देखा जाए तो एक कोशिकीय बैक्टीरिया भी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, करा सर्वप्रथम कोशिका के केंद्र की खोज किसने और कब की थी? ठीक है, तो सर्वप्रथम कोशिका के केंद्र की खोज, देखिए कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और वो मृत कोशिका थी। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लेeuwenhoek ने की थी और वो कब किए थे? तो 1674 में किए थे। अब उसी पर आता है कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? तो बोल रहा है कि एम स्लीडन ने किया था, टी श्वान ने किया था, विर्चो ने किया था, कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ये सारे क्या हैं? गलत हैं। अब सुनिएगा कैसे ये सब गलत हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका तो आंसर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। लेकिन ये जो तीन महापुरुष है ये कौन है? तो एम स्लीडन और टी श्वान। 1838 में एम स्लीडन और 1839 में टी श्वान ने
कोशिका का सिद्धांत दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने कहा था कि कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव जो है वो क्या है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और कोशिका क्या है, उस जीव की मूलभूत इकाई है। जबकि इसी क्रम में विर्चो ने कहा कि कोई भी कोशिका बनी है या कोई भी कोशिका तैयार हो रही है, उसका उत्पत्ति हो रही है, तो वो पूर्ववर्ती कोशिका से निकली हुई कोशिका यानी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी हुई है, ठीक है। ये विर्चो ने कहा था, विर्चो ने मॉडल थ्योरी दी थी, ठीक है। और उन्होंने कब दी थी, तो 1855 में दिया था। चलिए आइए चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब की गई थी, 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में, कब की गई थी भाई। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 में की गई थी। और इसी की खोज की वजह से क्या हुआ था कि कोशिका के अंदर की जटिल संरचना और बहुत से अंगकों को समझना संभव हो पाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वजह से। चलिए इसी क्रम में चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता कि जब पदार्थ के अणु एक अर्धपारगम झिल्ली के सापेक्ष कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, विसरण कहते हैं, परासरण कहते हैं, न विसरण न परासरण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ अधिक गलत हो गया है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा जब हम कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो ऐसी क्रिया को परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि जब कोई अणु एक पारगम अर्धपारगम झिल्ली से के सापेक्ष अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते तो ऐसी गति को, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई कोशिका को, ठीक है, एक ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका के में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होता है, ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, तो अति परासरण दाबी विलयन कहा जाता है, अल्प परासरण दाबी विलयन कहा जाता है, सम परासरी विलयन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 सिद्धांत दिए गए थे, ठीक है, 3 चीजें कही गई थी, 3 घटनाओं को देखा गया था। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम, यानी कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम यानी जल और शक्कर या नमक, ठीक है, जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम हो, ठीक है, जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम हो, ध्यान से सुनिएगा, कम हो, और जल की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, तनु विलयन कहा जाता है। और जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, इसे अल्प परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्प परासरण दाबी विलयन। तो आपने अल्प परासरण दाबी विलयन के बारे में सुना। फिर कह रहा है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें जल की सांद्रता कोशिका के स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी जल कोशिका के अंदर की सांद्रता और कोशिका के बाहर की सांद्रता ठीक दोनों अगर बराबर हों, तो झिल्ली में जल की कोई शुद्ध गति देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसी स्थिति जब देखने को मिलेगी तो उसे क्या कहेंगे, समपरासरयी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, समपरासरयी विलयन, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा समपरासरयी विलयन। अब सुन लीजिए अति परासरयी दाबी विलयन क्या होता है। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, ठीक है, बाहर का अधिक सांद्र है और अंदर का कम है, तो क्या हो जाएगा, जल परासरण कोशिका द्वारा बाहर आ जाएगा, और ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, अति परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। तो ये आपको ये 3 कंडीशन हमेशा आपको लर्न करके रखनी है, समझ के रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता पादप कोशिका भित्ति मुख्य किस पदार्थ की बनी होती है, मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है, यानी यहाँ पर बात करा पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो सभी को पता है भाई सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। कोशिका को रंगने के लिए निम्न किस विलयन का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन विलयन का, सैफरीन विलयन का, मेथिलीन ब्लू विलयन का, या उपयुक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन होगा आपका उपयुक्त
क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो हैं वो कोशिका के रंगने का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्रोमोसोम निम्न में से किससे बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं क्रोमोसोम, किससे बने होते हैं भाई, प्रोटीन और सेलुलोज से बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से बने होते हैं, सेलुलोज या डीएनए से बने होते हैं। बताइए भाई क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, बताइए क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, क्रोमोसोम को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका डीएनए और प्रोटीन, क्रोमोसोम को बनाने के लिए डीएनए और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्रोमोसोम को बनाने के लिए डीएनए और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर से सुन लीजिएगा कि केंद्रक में, किसमें, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं, कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। और ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, तो क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों को, ठीक है, या जो सूचना होती है जो माता पिता से बच्चों में डीएनए के माध्यम से या डीएनए के अणु के रूप में संतति में पहुंच जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका का निर्माण एवं संगठन की आवश्यकताएं होती है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और सुनिएगा आगे चलिए, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करा, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्रोमोसोम कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, जीन कहते हैं या क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा जीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है भाई कि ऐसे अस्पष्ट केंद्रक जिस क्षेत्र में, ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। इसका तो हमने सीधे सीधे आंसर ही लिख दिया है। क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रकाय कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ठीक है, पीरियोडिक कोशिकाओं में, ठीक है, पीरियोडिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल कहाँ होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई है। इसमें बोला जा रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक, क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है आज, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिकाओं में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है भाई, कहाँ कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है, केंद्रक में, या उपयुक्त सभी में। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लास्टिड में। किस में होगा, प्लास्टिड में होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जीव द्रव्य मिलकर बना होता है, किसका जीव द्रव्य मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य बोला जाएगा तो किन दो भागों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कह सकते हैं। तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन इसका है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को, प्लास्टिड और केंद्रक को, डीएनए और प्लास्टिड को, या कैरियन और क्रोमैटिन को। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका होगा कि जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलेंगे तो उसे जीव द्रव्य कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से किस में अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, किस में अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस में अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, केंद्रक में, या सभी में। बताइए भाई किस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा इसमें जो ऑप्शन होगा यूकैरियोटिक में, जो आपका केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, एक से अधिक पाए जाते हैं यूकैरियोटिक। जबकि प्रोकैरियोटिक में केवल एक केंद्रक, एक क्रोमोसोम पाया जाता है, एक क्रोमोसोम पाया जाता है। और सुनिएगा प्रोकैरियोटिक का आकार जो होता है वो 1 से 10, ठीक है, क्या होता है, 1 से 10 माइक्रोन होता है। ठीक है, 1 से 10, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब देखिएगा वही बात करें यूकैरियोटिक का, ये प्रोकैरियोटिक का बता रहे, यूकैरियोटिक का 5 to 100, ठीक है, 5 से 100, ठीक है, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सुनिएगा
जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें केंद्रकीय क्षेत्र होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो केंद्रकीय क्षेत्र होते हैं वो सुस्पष्ट दिखाई देते हैं और केंद्र की झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसी क्रम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि मेरा प्रयास सही जा रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। और मैं इसी तरह के क्वेश्चन यानी पूरे चैप्टर में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको लाकर देता रहूँगा। आप इनको बस बार बार रिवाइज करते रहिए। आपको ये याद रख लीजिएगा कि आपको गारंटी देता हूँ कहीं से भी आपका एक भी क्वेश्चन साइंस में छूटने वाला नहीं है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आप एग्जाम के बाद मिलिएगा, मिलाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।